नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के संविधान का कल हमने देखा था टॉपिक वाइज वीडियो, जिसमें हमने संवैधानिक विकास वगैरह देखा था। थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जितने भी चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, एक ना एक क्वेश्चन देखेंगे, बन जाता है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। संविधान के प्रश्नों को भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के ऑलरेडी हम आपको करा ही रहे हैं, और आधुनिक भारतीय समाज तो हमने ऑलरेडी करा दिया है, मतलब हिस्ट्री वाला पोर्शन करा चुके हैं। तो संविधान के विकास और संविधान सभा, पहला ये टॉपिक हम देखेंगे। और दूसरा ये टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची और नागरिकता। तो कुल मिलाकर के 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, कथन किसने दिया था? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा ये कथन दिया गया था, कानून संप्रभु का आदेश है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आप सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। संविधान में कुल कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में कितने 395 अनुच्छेद, और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग देखने को मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सभापति कब बनाया गया था? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर या दिसंबर? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर दिसंबर 1946 सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम पूरा लगा था बनने में। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। और आर्टिकल 394 है, जिसके अनुसार भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि थी वो 26 जनवरी 1950। और एक पॉइंट और, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो बता चुके हैं 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ऑप्शन भारतीय संसद भी दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे, बता चुके हैं अभी ऊपर आपको। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद 2 दिन बाद 11 को फिर हुई, 13 को फिर हुई, इस तरीके से बैठकें देखने को मिली थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध को प्रभावी किया गया था? राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद या संवैधानिक संशोधन? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। इसको 26 नवंबर 1949 को जो है वो प्रभावी किया गया था। वही यहाँ पर पॉइंट भी देख पाएंगे कि जब 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया था, इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, जैसे कि नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, निर्वाचन 324, अनुच्छेद 366, 67, 79, 80, अंतरिम संसद। और आर्टिकल भी काफी इसमें दे रखे हैं, तो काफी हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी, मुंशी जी, सेन जी, देसाई जी? आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सरदार पटेल जी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। इन्हीं को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन से अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक की नियुक्ति को अनुमत किया था? चार्टर अधिनियम, या फिर 33 का, या फिर 53 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम, या फिर भारत काउंसिल अधिनियम? इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक की जो नियुक्ति को अनुमत किया गया था वो किया गया था 1853 का चार्टर अधिनियम। कल ही आपको बताया था, यही मैंने चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इन्हीं को ही कल देखा था, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा रखा गया था, जिसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है?
1909, 1919 या फिर 1919, 1935? भारत परिषद, रोलेट या भारत सरकार? आंसर की बात करते हैं, रोलेट अधिनियम 1919 यहाँ पर सही होगा, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को प्रतिबंध लगा दिया गया था और किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, फिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत परिषद अधिनियम 1909? बताया था कल ही मैंने कि पृथक निर्वाचक प्रणाली पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी प्री 2020 में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था, इसी में ही पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया गया था। 1909 वाले को ही क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी दिए गए थे। नए अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के अधिकार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अगला है प्रोफेसर के.सी. वेयर के अनुसार भारतीय संविधान कैसा है? कमजोर, गैर संघीय, मजबूत या अर्धसंघीय? आंसर यहाँ पर अर्धसंघीय जो है वो हो जाएगा, अर्थसंघात्मक इन्होंने कहा। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935, 1932, 1936, 1947? आंसर 1935 का अधिनियम सही हो जाएगा, जिसमें बात करते हैं तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देसी रियासतों से मिलकर बनना था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार जो है वो दे दिया गया था। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो हो गई थी और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1942 में इसी तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर एक शुभ दिन था? आंसर हो जाएगा आपका कि 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और ये निर्णय लिया था कि आज ही के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी कारण से कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया भी था, इसलिए 26 जनवरी को ही दिन स्वतंत्रता दिवस का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम दो इसमें चैप्टर कवर करेंगे। दूसरा ये चैप्टर है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची और नागरिकता। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अच्छा, हमारा टॉपिक वाइज में हमने संविधान जो का विकास तो देख लिया था, मतलब जो भी क्वेश्चन देखे ना उस पर बेस्ड टॉपिक वाइज देख लिया है, पर जो अब देखने वाले हैं इसको भी टॉपिक वाइज नहीं करा है, वो करा देंगे हम आपको, वो भी तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बाकी है उसको देखते हुए फिर वो हम आपको भी करा देंगे। अब तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए संविधान में किन अनुच्छेद को शामिल किया गया है? आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) आपका यहाँ पर सही होगा। 103वां संविधान संशोधन है जिसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है और 10% आरक्षण की बात इसमें की गई है। तो आर्टिकल इसका है 15(6), 16(6). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। ये एक समानता को लेकर के कौन से देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस से? आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कौन सा? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से जो है वो ली गई। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, ये याद रख सकते हैं कि भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को लेकर व्यक्त किया गया। अगला है कि भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 83, 172, 356 या 246? आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो अगर भारत में एक देश एक कानून चुनाव लागू करने के लिए बात की जाएगी तो कुछ अनुच्छेद है जिनमें संशोधन करना होगा। उसमें है कि संसद के सदनों की अवधि, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 में राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल की बात की गई है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। 85 में संसद सत्र सत्रावसान विघटन की बात की गई है। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान विघटन की बात की गई है और 356 में राज्य में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो लगाया जाता है ना इमरजेंसी, उसकी बात की गई। तो सभी में करना पड़ेगा संशोधन, इसीलिए आंसर क्या है? इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता जो है वो लक्षण है संसदात्मक
शासन संघात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक। आंसर हो जाएगा आपका संघात्मक शासन का। दोहरी नागरिकता जो है वो संघात्मक शासन का लक्षण है। अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड जैसे देश है ना, उसमें इसमें अपनाया गया है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिकता, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बना किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख या कश्मीर और लद्दाख दोनों। आंसर हो जाएगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेता हुए 370 आर्टिकल को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें करने का फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। ये विधेयक जम्मू कश्मीर से 370 के अधिकतर प्रावधान को समाप्त करने, जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का भी प्रावधान ये करता है। अगला है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में जो न्यायिक प्रणाली है उसका प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? भारत का संविधान। यदि कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाद में ये भी बताया गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ में इसको लेकर के बताया भी गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण या अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये आपका 5वीं अनुसूची में, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के लेकर के बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़ करके। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची है जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका 8वां हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को लेकर के बात की गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? तो आपकी 22 भाषाएं हैं। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई भाषा वो आपकी है 1967 में सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन है जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई है। इसकी ट्रिक होती है नमक, न म क, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन है जिसमें अगर बात करें तो 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको जो है वो जोड़ा गया। तो क्वेश्चन एक बार आया था जिसमें 4 प्रकार की लैंग्वेज दी गई थी और ये पूछ लिया गया था कि कौन सा इसमें से नहीं जोड़ी गई है। इस तरीके से बन जाता है क्वेश्चन। चैनल पर नए हो जो भी सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं हम यहाँ पर 500 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ हम भेज देंगे लाइक कंप्लीट होते ही। तो संघीय शासन की प्रमुख विशेषता इनमें से पूछा गया कौन सी है? आंसर की बात करें तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार जो है इसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्रतम, उच्चतम लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, ये सब शामिल है। अगला कह रहे हैं इनमें से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपसे पूछा गया है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो ग्रामीण खेल जो है वो सही होगा। पंचायती राज संस्था जो है उसमें अगर बात करें तो 29 विषय टोटल इसमें रखे गए हैं, जिसमें से वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, ये सारी चीजें शामिल है। इसी प्रकार मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था, बाद में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, जो कि दल बदल से संबंधित था। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन को 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगरीय प्रशासन के तहत जो है वो जोड़ा गया था। तो ये जो भी लास्ट में ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। 73वें संविधान संशोधन 73वें संशोधन अधिनियम 1992 अनुसूची की बात की गई 11वीं, जिसमें कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? 12, 16, 22 या 29?
आंसर की बात करते हैं तो आपका 29 विषय इसमें टोटल रखे गए हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में रखा गया है? केंद्र, राज्य, समवर्ती या उद्देशिका? तो आंसर आपका यहाँ पर समवर्ती सूची जो आपका सही हो जाएगा, जिसमें क्रूरता जानवरों के प्रति उनकी रोकथाम उसको भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। और ये जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 1960 में पारित हुआ था अधिनियम इसका। इसका उद्देश्य यही था कि पशुओं को दी जाने वाली जो अनावश्यक पीड़ा है उसको कैसे रोका जाए। 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, जिसमें है शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। अगला है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? बढ़िया क्वेश्चन है। मुंशी जी ने, अम्बेडकर जी ने, कृपलानी जी ने, नेहरू जी ने? तो ये के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा इन्होंने? प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। अब एक तरफ सूची 1, 2 दे रखी है, सही मिलान करना है, बताना है कौन सा किससे मैच होगा। जैसे ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो 40 में आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे एक का ये लास्ट में 5 वाला है, यानी इनमें से एक से अधिक वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, सामने सामने लिखा हुआ है। जैसे ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता 44 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन 48 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो 50 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है वो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। इतने आपको याद रखने हैं। अगला, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1951, 1956, 2000? तो यहाँ पर बात की गई है भाषा के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1956 आपका सही होगा। और आंध्र प्रदेश का नाम भी याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा भाग के द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई थी, जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय थे, जिसमें के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग आपका गठित हुआ था। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। राज्यों के ये तारीख भी याद रखिएगा। और पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया गया था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसमें अस्वीकार किया गया था। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। इनमें से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? किसे नहीं मिला है? आंसर हो जाएगा आपका सभी के लिए शिक्षा। ये प्रस्तावना में नहीं है। बाकी विचार अभिव्यक्ति है, आर्थिक न्याय है, व्यक्ति की गरिमा है, बाकी सभी आपके प्रस्तावना में है। बाकी प्रस्तावना आप जानते ही हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से पूरा है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इनका क्रम आपसे पूछा गया कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पर देखिए, सी तो सभी में ही है, सार्वभौमिक सबसे पहले आया है। उसके बाद समाजवादी आया है, बिल्कुल आंसर पहले ही होगा, सी फिर ए फिर डी फिर बी। तो इस प्रकार से सी के बाद सार्वभौमिक, सार्वभौमिक के बाद आपका समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी, या फिर एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र? आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये है प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा क्रम है, जो कि यहाँ पर सही है। इस तरीके से क्रम दिए गए। आंसर की बात करते हैं, डी वाला सही होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इस प्रकार से आपका सही क्रम हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग से होती है, अभी ऊपर आया भी था, पूरा पढ़ के सुनाया भी था, यही आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42वां, 44वां, 46वां या 46? 46वां 2 बार दिया है ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा आपका पहला, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। लघु संविधान के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। नया भाग 4 का 5 विषयों का राज्य सूची से संपत्ति सूची में दिया गया है, वो तो हम आपको पांचों नाम ऑलरेडी बता चुके थे।
और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन भी इसी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? बताया अभी आपको, आपका 42वां संविधान संशोधन, यही सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको नहीं सम्मिलित किया गया था प्रस्तावना में, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसको शामिल नहीं किया गया था। कौन सा संशोधन है जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां हो जाएगा। एक ही देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार कितने तरीकों से पूछा गया। अगला है, कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना? तो संविधान की प्रस्तावना आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो घोषित करता है। और जोड़ा कब किया गया था पंथ निरपेक्ष? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो आपकी क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है? प्रकृति में तो संघीय, किंतु भावना में एकात्मक है। यही आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा सही होगा इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रकृति में विद्वानों का मत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकती है। वेयर जो है कैसे, उनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। बोम्मई जो है, एस आर बोम्मई, उन्होंने कहा है कि इन्होंने एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। और इन सभी चीजों से स्पष्ट होता है कि संविधान की प्रकृति संघात्मक एकात्मक दोनों का मिश्रण। ऑप्शन में इसी प्रकार के थे, संघीय भी था, एकात्मक भी था। अगला है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अरे आपको एक नया राज्य बनाना है, साधारण 2/3, 3/4 या 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। आंसर कौन सा होगा? साधारण बहुमत चाहिए होता है, कई लोग इसमें डी ऑप्शन लगा देते हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 जो है, इसमें संसद को संविधान और उसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति जो है वो दी गई है। इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश करना है तो अनुच्छेद है दूसरा। नए अनुच्छेद 1 आपके पेपर में आया था, याद होगा, बीपीएससी टीआरई 3 में। तो अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करना है तो तीसरे अनुच्छेद में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान 11वें अनुच्छेद में। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन 169 में। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत राज्यसभा के, या राज्यसभा के 2/3 बहुमत। आंसर हो जाएगा पहला, संसद के साधारण बहुमत से। अब मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को, और उसमें प्रविष्टियों से मिलान करना है। आंसर बी हो जाएगा, ए सी बी करके। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कितनी कितनी प्रविष्टियां हैं। तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां थी, पर वर्तमान में कितनी है? 100 हैं। राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61 विषय। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां, पर वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपके 52 विषय हैं। तो ये याद रखिएगा कितने कितने विषय हैं। तीनों अनुसूची से संबंधित कुछ विषय भी दिए गए, जैसे संघीय सूची में रेल आता है, बैंकिंग आता है, डाकघर है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, वादा बाजार, जनगणना, निगम कर। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल। और समवर्ती सूची में वन, आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत, ये सब समवर्ती। तो इसमें संघ में केंद्र में आ जाएगा, राज्य में आ जाएगा, समवर्ती में दोनों विषय जो क्या कॉमन होते हैं वो आ जाते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। ये बता ही चुके पांचों विषय जो कुछ समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। तो अभी जो सूची आपने देखी ना, क्वेश्चन उनसे इस प्रकार के बनते हैं, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा? तो शिक्षा आपका हो जाएगा, जो कि आपका समवर्ती सूची में आता है। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? संघ, समवर्ती, राज्य, कौन सा सही होगा? तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आपका आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म के द्वारा तो मिल जाती है, देशीकरण द्वारा भी, भूभाग में सम्मिलन भी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती,
तो ये आपका सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की 5 शर्तें हैं, या तो जन्म से या वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। बाकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के तहत असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान भी किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। आपको याद होगा ना कि अभी कुछ दिन पहले इसको लागू कर दिया गया है, पहले काफी विरोध हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा तारीख और इनके बारे में बातें। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है? तो किससे है? आप कहेंगे राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन या दल बदल विरोधी कानून। आंसर यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो इनमें से क्या है? 36, 270, 170 या 256? आंसर हो जाएगा धारा 170, जिसके तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो है उसमें राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो चुने हुए 500 से अनअधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर के बनेगी। मेन वही याद रखिएगा जो पूछा गया। इनमें से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ये झारखंड आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके झारखंड राज्य का सृजन किया था। 36 क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद देखते हैं कि टीचर वाले पोर्शन से क्या क्वेश्चन है। तो भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? आंसर यहाँ पर आपका कनाडा जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति, सब कनाडा से लिया गया है। अब देखते हैं इसी टॉपिक से जो टीचर वाले कोर्स पीआरटी है या जूनियर है, उनसे जो क्वेश्चन बने इन टॉपिक से उनको लेकर। जैसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर थर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन जूनियर में पूछा गया 6 से 8 के लेवल पर। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, खाद्य और कृषि? आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने के लिए सरकार की योजना की घोषणा की थी। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 प्राइमरी में पूछा गया था फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में ये क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अरुणा असफ अली, राजगोपालचारी, जगजीवन राम? कौन सा सही होगा? आंसर आपका जगजीवन राम जो है वो सही होगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतिम गठित भारत की अंतरिम जो अस्थायी सरकार थी उसमें जगजीवन राम को श्रम मंत्री जो है वो बनाया गया था, जबकि अरुणा असफ अली को रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालचारी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल का कार्यभार और सरदार पटेल जी को गृह, सूचना और प्रसारण का दायित्व दिया गया था। लॉर्ड वेवल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 ये भी प्राइमरी में ही पूछा गया है फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी परसेंट क्या था? 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35? आंसर हो जाएगा आपका 10 से 15%, जिसमें बताया गया है कि भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी परसेंट आपका था 10 से 15%। पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 और नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष और पीएन राव को संवैधानिक सलाहकार। अब अगला जो चैप्टर आपने पढ़ाया था भारत संविधान की, ये संविधान लिखा हुआ है उद्देशिका, संघ राज्य क्षेत्र, स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची और नगरीकरण। इसमें देखेंगे तो बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था कि किस या किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। 110, 122, 120 ऐसे ऑप्शन थे। 120 एक आपका सही होगा, जिसमें अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। 110 एक क्या कहता है? इसका संबंध धन विधेयक से। अनुच्छेद 122 दो क्या कहता है? संसद की कार्रवाई की जांच ना करने से लेकर के है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी प्री में ही आया है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है?
पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका अनुसूचित जनजाति आपका सही होगा। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। छठवीं अनुसूची जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है। इसमें किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित जो है वो आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी प्री का ही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? 14, 15, 17 या 22? तो 17 आर्टिकल सही हो जाएगा। और ये 17 वाला देखेंगे तो आपके इस वाले में भी क्वेश्चन आया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। अगर 3.0 पीआरटी में भी क्वेश्चन ये आपका सेम आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, जिसमें इसको उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है, अस्पृश्यता से उपजी किसी निरूपिता, अरे वो सब नहीं पूछा था। 14 आर्टिकल का संबंध विधि के समक्ष समानता। 15 के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और 22 का संबंध है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? कब बना था? ये बना था 1975 में। और ये 16 मई 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो है वो बना था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद है। अगला है, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 यानी क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा आपका पहला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। इसी के द्वारा समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 वाला जो था इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 1950 और उसके पश्चात भारत के जो नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़ करके, उनको लेकर के नागरिकता को लेकर के बात की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें बंधुत्व इनमें से किसे जो है वो आश्वासित करता है? ये भी क्वेश्चन प्राइमरी में पीआरटी में आया था। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, न्याय या फिर कौन सा? आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना से, एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। दो बातें भी इसमें, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं जब उनके प्रश्न कराएंगे वहां पर इस टॉपिक को कराएंगे जिसका क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अपना आंसर आप वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। इसके अलावा लगातार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या कनाडा से? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।